हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल को कॉम्बाइन करेंगे। सेल एक से ज्यादा सेल को इंटरकनेक्टेड करेंगे। तो अगर सेल को आपको कॉम्बाइन करना है तो क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी जो रिक्वायरमेंट एक सेल में से फुलफिल नहीं होता है, तब हम लोग सेल को इंटरकनेक्टेड करके एक बैटरी का फॉर्म देते हैं, जिस बैटरी से हम लोगों को रिक्वायर्ड एनर्जी एंड रिक्वायर्ड ईएमएफ मिलता है। तो बेसिकली सेल को हम लोग कॉम्बाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इसलिए ताकि हमारा जरूरत फुलफिल हो सके। तो सेल को अगर ग्रुपिंग करना है तो बेसिकली हम लोग दो तरह की ग्रुपिंग करते हैं। एक है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा जो है वो है पैरेलल ग्रुपिंग। तो अगर सीरीज ग्रुपिंग करोगे तो क्या चेंजेस आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सेल को आप ग्रुप करोगे, एक से ज्यादा सेल को अगर सीरीज ग्रुप करोगे, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड करोगे, तो चेंजेस क्या आता है पहले तो वो देखेंगे। तो अगर सीरीज ग्रुप करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों को देखना चाहिए, आइए चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग सेल को सीरीज ग्रुप करेंगे, तो ग्रुपिंग सीरीज हो या पैरेलल हो, डजंट मैटर, यू हैव टू नो अबाउट ईएमएफ, चेंजेस ईएमएफ। आपको पहले देखना पड़ेगा कि ईएमएफ का क्या चेंजेस आया। उसके बाद आप जो इंपॉर्टेंट फैक्टर को नजर रखेंगे वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें क्या चेंजेस आया ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये तो आप जान ही जाओगे, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपका जो देखना पड़ेगा वो है, अगर सेल को सीरीज में ग्रुपिंग करे तो उसमें से करंट का क्या चेंजेस आता है। मैं सर्किट ड्रॉ करके बताने वाला हूं। पहले तो आप एक्सटर्नल, ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, करंट फ्लोइंग through the external circuit and also through the internal resistance। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप चाहे सेल को सीरीज ग्रुपिंग करो या तो फिर पैरेलल ग्रुपिंग करो, आपको जो फैक्टर के ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि हम अगर सीरीज ग्रुपिंग कर रहे हैं तो सीरीज ग्रुपिंग करने के बाद ईएमएफ का क्या चेंजेस आया। एक सेल में जितना ईएमएफ है, ग्रुप करने से उतना ही तो ईएमएफ नहीं मिलेगा आपको, आइदर उसमें से ज्यादा मिलेगा नहीं तो कम मिलेगा। देखते हैं कितना मिलता है, लेकिन ईएमएफ का जो चेंजेस आया ये आपको नजर रखना पड़ेगा। और जो होता है, ईच सेल कंटेन इंटरनल रेजिस्टेंस, वैल्यूएबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि सेल का जो ईएमएफ है और सेल टर्मिनल में जो वोल्टेज है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो फर्क है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से है। तो इसका जो रोल प्ले करता है सेल में या बैटरी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना पड़ेगा। और थर्ड जिसमें आपको नजर रखना पड़ेगा वो है करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड ऑल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको भी आपका नजर रखना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज अगर आप सही तरीके से आप जान जाओगे तो सेल का और बैटरी का जितना भी टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका सामने रखा जाएगा, आप यूं ही सॉल्व कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ग्रुपिंग को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है।
बहुत इजी है। तो चलिए पहले हम लोग सीरीज ग्रुपिंग करके देखते हैं कि ईएमएफ में क्या चेंजेस आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आता है और करंट में कितना। चलिए तो पहले हम दो सेल लेते हैं, आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक सेल है, तो अगर सेल है तो इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ना, क्योंकि ऐसा कोई सेल अभी तक तो नहीं पैदा हुआ जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होने का बहुत कारण है, ये हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस क्लास में पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। तो चलिए ये एक सेल है जिसका ईएमएफ मान लीजिए E1 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सेल 1 है इसीलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी R1 है। अभी मान लीजिए और एक सेल इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है एंड इट्स EMF इक्वल्स टू E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r2। तो अभी देखिए ये दो सेल जो है ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है। कैसे कह सकते हैं हम लोग ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा इसीलिए कह रहे हैं। हाँ, आपको जो दिखाई दे रहा है वो सही है। तो ये सेल सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में अगर कनेक्ट होगा, आपको देखने से अगर लगेगा सीरीज में कनेक्ट है तो वो सीरीज में ही है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये सब ऑपरेशन आप कर चुके हो। तो ये तो आपका तो देखने से तो ये मालूम पड़ेगा ना कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखने से अगर पता चलेगा, मालूम पड़ेगा कि ये सीरीज में है तो ये सीरीज में ही है। तो अब अगर इसका पहले कौन चीज देखना पड़ेगा, पहले बोला था कि ईएमएफ को देखो। तो ईएमएफ को अगर देखना है तो ये सेल का इक्विवेलेंट एक सेल, अगर दो सेल अगर ऐसे कनेक्टेड हो तो टोटल ईएमएफ कितना बनेगा, टोटल ईएमएफ। तो देखिए मेरा कहना मानिए, आप जिधर से भी आना चाहते हो आ सकते हो, लेकिन मेरा कहना मानिए कि आप लेफ्ट से राइट के ओर जाइए, लेफ्ट से राइट के ओर जाइए ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाइए, जाते जाते आपका ये जो सेल मिला इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला या नेगेटिव टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर मिला, इसका ईएमएफ कितना है, E1 है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इसलिए पॉजिटिव E1। हम क्या निकल रहे हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल्स टू प्लस टर्मिनल मिला हमको, तो इसीलिए प्लस E1। उसके बाद अब चलिए, उसके बाद रेजिस्टेंस को भी छोड़ते हैं क्योंकि हम EMF डिटरमाइन कर रहे हैं। उसके बाद अब सेकेंड सेल में जाइए, सेकेंड सेल में जाके आपको कौन सा टर्मिनल मिला, आपको मिला पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये भी अगर पॉजिटिव है प्लस E2 है, तो आपका टोटल ईएमएफ कितना बन जाएगा, टोटल ईएमएफ बन जाएगा E1 प्लस E2। अभी मान लीजिए इसका एक वैल्यू दे दो, मान लीजिए ये 4 वोल्ट है, ये मान लीजिए 2 वोल्ट है। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, 4 प्लस 2 सिंपली इक्वल्स टू 6 वोल्ट। आप कहोगे कि सर ये मुझे पता है, सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसा ही होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि इसका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखो ये तो मैंने ईएमएफ बता दिया, अभी आपको सेकेंड चीज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आया ये भी देखना पड़ेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, चलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के पास। तो आपको क्या निकलना है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकलना है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आपको क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में है या पैरेलल में है। पैरेलल तो नहीं कहोगे ना, मत कहो पैरेलल प्लीज, पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। तो अभी मैं जब सेल में से चल रहा था तब टर्मिनल को देख रहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस E1, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है हमको मिला तो प्लस E2।
अभी आप ऐसे अगर देखने की कोशिश करोगे रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपको पागल कहा जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता है भैया। रेजिस्टेंस का कोई पॉजिटिव टर्मिनल भी नहीं होता है, नेगेटिव टर्मिनल भी नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस को सिंपली आपका जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2 है टोटल रेजिस्टेंस। तो इधर रेजिस्टेंस मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम इंटरनल, इसका भी रेजिस्टेंस है 1 ओम इंटरनल, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। तो ये तो गया, इसका भी हो गया। E का क्या चेंजेस आया आप देख रहे हो, R का क्या चेंजेस आया देख रहे हो। अभी चलिए करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कितना होता है एक बार देख लेते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तभी ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा। तो चलिए इसका अक्रॉस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए इसका अभी मान लीजिए कि ये 4 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। देखिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप समझो इसको कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप लगाया हो तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, आई कितना होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा। तो चलिए देखते हैं। आई जो फ्लो होगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल्स टू वी वाई आर, यानी कि पोटेंशियल अपन रेजिस्टेंस अपोजिशन। तो इधर टोटल V यानी कि पोटेंशियल, इधर तो हम अभी V नहीं लिख सकते, अभी हमको क्या निकाला हम लोग इक्विवेलेंट EMF, तो इसको लिखेंगे E बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस ना। तो टोटल EMF अगर आप लिखोगे, EMF अगर आप लिखोगे तो E बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये बाहर जो R रहता है एक्सटर्नल R को हम ऐसे लिखते हैं, और इंटरनल जो R है कितना निकला, छोड़ो ठीक है, ये है R इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल, ये है E इक्विवेलेंट। तो आप जानते हो कि ये E इक्विवेलेंट कितना आया 6 वोल्ट, R कितना है 4 ओम। तो ये R एंड दिस R इन सीरीज, एक्सटर्नल R एंड इंटरनल R इन सीरीज, इसीलिए +2 यानी कि 6/6 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अभी देखो ये बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही इजी था। आप कहोगे कि सर ये बहुत ही इजी है, ठीक है इजी है, लेकिन होता है क्या आजकल एग्जाम में इतना इजी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रहा है, और हम लोग जो सीख के आए हैं उसको अगर अप्लाई करेंगे तो भूल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाओगे। तो क्या कर रहे हैं वो लोग किसी एक का टर्मिनल रिवर्स कर दे रहे हैं, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ऐसे कर दे रहे हैं। तो ये भी सीरीज है, ये जो कनेक्शन है ये भी सीरीज है। अगर ये भी सीरीज है, आपको अगर सिखाया जाएगा कि E इक्वल्स टू, ये सुन लो, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 होता है, तो आप देख रहे हो सीरीज में E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 ही होता है ना, क्योंकि सर ने कहा, क्योंकि किताब में मैंने कभी पढ़ा था। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लो अभी क्या होता है, आपको मैंने क्या बोला कि आप लेफ्ट से राइट में चलिए, लेफ्ट में से राइट में चलिए। तो लेफ्ट में से अगर चलोगे आप क्या निकल रहे हो, E इक्विवेलेंट निकल रहे हो। तो E इक्विवेलेंट निकल रहे हो तो लेफ्ट में से चलिए, बैटरी सेल एंड बैटरी जो भी है, तो सेल, ये जो सेल है इस सेल का प्लस टर्मिनल मिल रहा है या माइनस टर्मिनल मिल रहा है, आपको प्लस टर्मिनल मिल रहा है, तो लिखिए +E1। अभी इसके बाद इस सेल को कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, नेगेटिव मिल रहा है ना,
तो नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो आप माइनस साइन लिखोगे, माइनस E2। तो कितना हो जाएगा, ये अगर 6 वोल्ट है माइनस, ये अगर 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये अगर 4 वोल्ट है तो माइनस 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा 2 वोल्ट। इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि आप साइन को देखोगे। सिंपल सिंपल सिंपल, उतना भी कठिन नहीं है, ये उतना भी टफ नहीं है, सिंपल। तो आपका तब सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिव हो जाएगा। अभी ये तो ईएमएफ निकल गया, अभी रेजिस्टेंस का बारे में देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप क्या कहोगे कि सर वो रेजिस्टेंस के भी टर्मिनल देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी होता है क्या, नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ही हो जाएगा ना, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अभी देखो, अभी करंट कितना निकलेगा, तो करंट E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R। तो E इक्विवेलेंट कितना है, अभी देखो 2 वोल्ट है, तो इसको मिटाओ, 2 वोल्ट लिखो। और रेजिस्टेंस कितना है, बाहर है 4 और अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है 2, यानी कि 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। अभी देखो, आपको अगर पूछा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये बताओ, वोल्टेज कितना है ये बताओ। तो पहले तो मैं 2/6 कितना होता है, 2 को अगर 6 के द्वारा डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि 0.33 एम्पियर। ओके, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इक्वल्स टू 0.33 एम्पियर। तो इसके क्रॉस में अगर वोल्टेज निकालना है, बचपन में सीखे हैं ना आपने, मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल का बचपन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बचपन, अब सीखे है ना कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर्स, अक्रॉस एनी इंडक्टर, अक्रॉस एनी कैपेसिटर क्या होता है, I इंटू ऑपोजिशन। तो इसमें से अगर 0.33 एम्पियर करंट निकल रहा है और इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये हो जाता है वोल्टेज। तो पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.33 इंटू 4। तो 0.33 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 1.32 वोल्ट, 1.32 वोल्ट। अभी देखो भाई 1.32 वोल्ट, आपका ईएमएफ कितना था, ईएमएफ कितना था 2 वोल्ट था, बाहर कितना मिल रहा है आपको 1.32 वोल्ट, यानी कि 0.32 तो हुआ 68। इतना वोल्ट किधर गया, 0.6। तो 2 में से ये माइनस कर दो, 2 में से ये माइनस कर दो, तो आपका आएगा 68, 0.68। तो ये वोल्टेज किधर गया, इतना वोल्टेज किधर गया, ईएमएफ तो था 2 वोल्ट, आपको मिला 0.68। देखो किधर गया। इसमें ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 ओम रेजिस्टर करंट फ्लो हो रहा है 0.33। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.33, क्योंकि सभी रेजिस्टर इन सीरीज है, सभी में से सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। तो इसमें से 0.33, इसमें से 0.33, तो 0.34 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नहीं तो 68 नहीं है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो इसका करंट है 0.34 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 0.34 ही हुआ वोल्टेज, इतना वोल्टेज ये ड्रॉप कर गया। अभी इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस,
तो वो भी हो जाएगा 0.34। तो 0.34 और 0.34 को आप ऐड करो, देखो 0.68 आता है। तो इतना वोल्टेज इंटरनली ड्रॉप होता है। तो क्या मालूम पड़ा कि ईएमएफ जितना होगा वो तो होगा ही, लेकिन आफ्टर इंटरनल ड्रॉप होने के बाद ईएमएफ में से इंटरनल ड्रॉप होने का बाद जितना रह जाएगा वो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कि वो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा वोल्टेज और ईएमएफ का अंदर जो डिफरेंस है, बस इतना ही है। तो अभी चलिए, इसको अगर आपको सीरीज लगे, सेम ऑर्डर सीरीज लगे तो प्लस कर दो, अगर डिसिमिलर ऑर्डर सीरीज लगे तो एक सेल में से और एक सेल का पोटेंशियल ईएमएफ आपको माइनस हो जाएगा। अभी चलती है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, क्योंकि आपका प्रोसेस पता चल गया तो कॉम्प्लेक्स और नहीं लगेगा आपको। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी थोड़ा 4 सेल को ले लेते हैं इन सीरीज। कैसे, देखो ये एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये एक सेल है, ये और एक सेल है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये और एक सेल है, मान लीजिए ये और एक सेल है। तो अभी आपको इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 10 है, ये 1 है, ये 2 है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 3 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है। तो अभी आपको कहा गया है कि आप ईएमएफ बताओ अक्रॉस द टर्मिनल। ये एक इक्विवेलेंट सेल में, अगर पहले इसको इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट करो। अगर इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होता है। पहले ईएमएफ देखो कि ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाओ। तो ये क्या है, प्लस, पहले आपको प्लस टर्मिनल मिल रहा है तो ये ई ऑन है, तो +4, इसका 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसा। तो इसके बाद इस सेल में जाओ, इसका कौन सा टर्मिनल मिल रहा है आपको, माइनस, यानी कि -6। उसके बाद इसमें जाओ, इसका कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, प्लस, यानी कि +8। उसके बाद इसमें जाओ, प्लस टर्मिनल मिल रहा है आपको, +10। तो 22 -6, यानी कि इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो है 18 वोल्ट। अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ 18 वोल्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट होगा R1 + R2 + R3 + R4। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस करो, 7 8 9 10 ओम। अभी इसका इक्विवेलेंट सेल बनाओ। इक्विवेलेंट सेल नहीं होता है, वो बैटरी हो जाता है, क्योंकि सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बैटरी कहते हैं हम लोग। तो इसका इक्विवेलेंट सेल अगर बनाओगे तो कितना होगा। अभी देखो ये जो वोल्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वोल्टेज है ये प्लस में आया, अगर प्लस में आया तो आपका प्लस लेफ्ट हैंड में था, क्योंकि ये प्लस का इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि इसका प्लस का इंटेंसिटी ज्यादा है, प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सेल। इसमें ईएमएफ कितना लिखोगे, 18 लिखोगे, इक्विवेलेंट हो गया ना 18 वोल्ट। इसमें रेजिस्टेंस कितना लिखोगे, 10 लिखोगे। देखो कितना आसान बन जाता है। अगर आप इक्विवेलेंट सेल अगर ड्रॉ कर लोगे तो कितना आसान बन जाता है प्रॉब्लम। अभी आपको कहा गया कि इस इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ठीक है, हमको अगर ईएमएफ मालूम है, हमको अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है, ये भी बता देते हैं कितना है। तो अभी अब देखो आई का जो फॉर्मूला होता है वो है E/R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लोग छोटा r से स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो अभी करके देखो ना, कितना आसान है। ज्यादा टेंशन मत लो,
समझो, प्यार से समझो। तो हो गया, और कुछ नहीं है। सीरीज ग्रुपिंग में और कुछ बचा नहीं है। अभी और एक बात है, मान लीजिए कि ये आपका प्लस था और ये माइनस था। ये मान लीजिए, सबको मैं रिवर्स कर रहा हूं, सबको मैं रिवर्स कर रहा हूं। मान लीजिए ये प्लस था और ये माइनस था। मान लीजिए ये माइनस था और ये प्लस था। मान लीजिए कि ये माइनस था और ये प्लस था। तो अभी बताओ इसका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा, देखो अब करके देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? ई इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका, ये माइनस टर्मिनल मिला आपको इसीलिए -4 वोल्ट लिखो। इसके बाद प्लस आया तो +6 वोल्ट लिखो। इसके बाद माइनस आया तो -8 वोल्ट लिखो। इसके बाद प्लस आया, माइनस आया तो -10 वोल्ट लिखो। तो देखो -22 +6 वो ये 18 नहीं होगा, 28 नहीं होगा कि ये 16 होगा। मैंने एडिशन में गलत कर दिया था, ये 16 होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा -16। ये भी 16 ही होगा बट -16, ये भी 16 हो। तब सेल कैसे बनेगा? सेल तब कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं, इसमें -16 भी नहीं लिखना पड़ेगा। सेल को तब आप ऐसे बनाओगे, इधर पॉजिटिव बना दोगे और इधर नेगेटिव, तो 16 वोल्ट है, टर्मिनल रिवर्स हो जाएगा। तो ये है सीरीज कनेक्शन। चलिए पैरेलल देखते हैं, उसमें बहुत मजा आने वाला है। पैरेलल कनेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से आपका जो कंफ्यूजन रहेगा अबाउट सेल कनेक्शन, वो शायद दूर हो जाएगा, शायद नहीं, दूर हो ही जाएगा। चलिए ग्रुपिंग करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल ग्रुपिंग अगर है तो कैसे होगा? हो गया ना आपका पैरेलल, ये हो गया, ये बन गया बैटरी, ये एक सेल है, ये एक सेल है। इसका ईएमएफ है E1 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसका ईएमएफ है E2 एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो चलिए इसका पहले क्या बोला, इक्विवेलेंट ईएमएफ, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए इसका ईएमएफ निकलते हैं, ई इक्विवेलेंट। देखो इसका एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला से नहीं, मैं यूं ही ऐसे ही देख के बता दूंगा, तो मेरा मानो कि आप गलत हो जाओगे। क्योंकि हम में से कई लोगों का मानना है अगर सेल पैरेलल में कनेक्ट हो तो जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ उतना होता है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। किसी हम में से कई लोगों का यह भी मानना है कि अगर दोनों सेल पैरेलल में हो तो उसका डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाता है। ये सब सारी चीजें छोड़ दो, ऐसे अगर आप समझोगे तो इसको छोड़ दो, अभी निकाल दो मन से। अगर आपका ये सेल पैरेलल में है तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस इक्वेशन का प्रूफ भी है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्लास लेंथी हो जाएगा, तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बस मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को याद रखने से ही चलेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल ग्रुपिंग इक्वल्स टू E1 माइनस R1, माइनस नहीं, डिवाइड बाय E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 by R2 by 1 by R1 plus 1 by R2। जस्ट इट, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब कहोगे सर और कोई उपाय नहीं है? नहीं है, इसको याद रखना है। अगर सेल को पैरेलल ग्रुपिंग करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर निकालना है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मान लीजिए इधर 2 सेल है, इसीलिए मैं E2 तक गया। अभी इधर अगर 3 सेल होता लाइक दिस तो मैं प्लस
E3/R3 प्लस 1/R3, ऐसा कुछ इक्वेशन बनता। सेल जितना होगा उतना ही होगा। तो ऐसे कनेक्टेड रहेगा, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो चलिए दो सेल को देख लेते हैं कि इसका ईएमएफ कितना बनता है। देखो मान लीजिए E1 इक्वल्स टू 4 वोल्ट है, E2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट ही है, R1 इक्वल्स टू 1 ओम है, R2 इक्वल्स टू 1 ओम है। अभी इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा? इसमें आप कहोगे कि सर फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा। तो इसमें शायद आप बता पाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा उलट पलट रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला से ही निकलते हैं। E1 इक्वल्स टू 4 वोल्ट है, R1 1 ओम है, 4/1 प्लस E2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट है, R2 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1/1 प्लस 1/1। तो कितना हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो आप कहो मुझे पता है, आप कहोगे सर मुझे पता था ये 4 ही निकलेगा, क्योंकि इसका 4 है, इसका 4 है। तो आप कहोगे सर मुझे पता था ये 4 ही निकलेगा। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा तो मेहनत करो, करके तो देखो। तो अगर सेल पैरेलल में है, सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और सभी के साथ सेल का अगर सेम ईएमएफ होता है, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाता है किसी एक सेल का जितना ईएमएफ, जैसे कि 4 वोल्ट। किसी एक सेल का ईएमएफ जितना होता है उतना ही होता है। सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट है और सभी के सब सेल का अगर सेम ईएमएफ हो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है किसी एक सेल का जितना ईएमएफ होता है उतना ही। तो चलिए इसका वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि ये है 8 वोल्ट का सेल। सेकंड केस ये 8 वोल्ट का सेल। अभी मैं अगर पूछूं कि बताओ भाई इसमें इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, तो देखो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर आपको लगेगा, मुझे पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, अगर आपको लगेगा कि इसका ईएमएफ ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट को ऐसा कहते हुए मैंने देखा है कि सर इसका ईएमएफ ज्यादा है, इसलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ 8 ही बनेगा। देखो वो लोग कितना गलत है। देखो ये फॉर्मूला सेम ही है, तो इधर ही करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो फॉर्मूला सेम ही है, तो इक्वल्स टू E1 8 बाई R1 को 2 मान सकते हो, तो ठीक है 1 रहने दो, जितना होगा आप कैलकुलेट करके देखो। 8/1 प्लस R2 4/1 डिवाइड बाई 1/R1, यानी कि 1/1 प्लस 1/1 करके देखो ये कितना होता है। ये 12 होता है ऊपर और नीचे होता है 2, यानी कि टोटल ईएमएफ कितना बनेगा? 6 वोल्ट। तो आपका मानना कुछ और था, आपका जो कैलकुलेशन था वो कुछ और था। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि ये 8 वोल्ट जो ईएमएफ ये ज्यादा है, इसीलिए इसका टोटल ईएमएफ 8 वोल्ट बनेगा, तो ये बहुत ही गलत था। तो इसको याद रखना पड़ेगा। अभी देखो इसका इक्विवेलेंट, मैंने तो ईएमएफ निकालता ही आ रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन निकलेगा भाई? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका कोई पोलरिटी नहीं रहता, पहले ही बता दिया। तो ये पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो तब आप ऐसे करोगे, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, ये जानते हो आप, 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इसका अगर रेजिस्टेंस है 1 तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा करोगे तो कितना बन जाएगा? 0.5 ओम। ओके चलो
इस सेल का थोड़ा सा अगर देख लिया ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कनेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं जी, थोड़ा सा। मान लो कि इधर कनेक्शन कुछ ऐसा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तब आप क्या करोगे भाई, तब रिजल्ट कुछ और ही आएगा, रिजल्ट कुछ और ही आएगा। क्यों? आप जब देखोगे पैरेलल में है तो आपका प्लस माइनस से जुड़ा है और माइनस प्लस से जुड़ा है, तब आप ये जो प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे। अगर सेल उल्टा कनेक्टेड है तो इसको माइनस करोगे, तो अभी इसको माइनस करोगे और नीचे R1/R1 प्लस है, इसको माइनस नहीं करना क्योंकि ये रेजिस्टर है, इसका पोलरिटी नहीं रहता है, रेजिस्टर्स का कोई पोलरिटी नहीं रहता है, ये प्लस ही रहेगा। तो अभी इधर अगर माइनस करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो इधर कितना बन जाएगा, देखो भाई 4/2, 4/2, तो 4/2 इसका मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपको मानना है कि सर ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, रिवर्स में कनेक्टेड है, तो ईएमएफ कितना बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। नहीं करना ऐसा, क्योंकि टोटल ईएमएफ तब 2 वोल्ट ही होगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना ही पड़ेगा आपको। मान लीजिए अब ये इसके साथ और एक सेल लेते हैं, ऐसे एक सेल लेते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आया आपको, 2 वोल्ट। इसको अगर आप लिखोगे, इसको अगर आप लिखोगे कि ये 8 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। चलो, तो इसका ईएमएफ कितना आया, इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया ई इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 0.5 ही होगा भाई, क्योंकि इसका 1 ओम है, इसका भी 1 ओम आपने मान लिया, तो 0.5 आर इक्विवेलेंट 0.5 ओम। तो अभी इसका इक्विवेलेंट सेल जो बनेगा वो ये जो 2 वोल्ट है ये पॉजिटिव आया, ये 8 वोल्ट, ये अगर 8 वोल्ट टर्मिनल है तो इसका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा, दिस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, क्योंकि आप देख रहे हो जिस सेल में पोटेंशियल ज्यादा है उसका पॉजिटिव इधर है, और जिस सेल में पोटेंशियल कम है उसका पॉजिटिव इधर है। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बचेगा इन दिस कॉम्बिनेशन वो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि जिस सेल में पोटेंशियल ईएमएफ ज्यादा है उसका पॉजिटिव टर्मिनल दिस साइड। तो अभी ये बन गया कितना वोल्ट का, 2 वोल्ट का सेल बन गया, बैटरी बन गया बल्कि। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 को पैरेलल करके 0.5, इसके साथ ये था, तो इसको कनेक्ट करो। देखो इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो अभी इसका टोटल ईएमएफ कितना बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा, क्योंकि ये सीरीज में देख रहे हो तो सीरीज में सेम ऑर्डर सीरीज तो है ही नहीं, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप इसमें से अगर चलोगे तो ये 8 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, तो आप लेफ्ट साइड से चलना शुरू करो। तो लेफ्ट साइड चलोगे तो ये -8 लिखोगे, क्योंकि आपके पास आपका जो सामने आया वो नेगेटिव टर्मिनल है। अगर इसके पास चलोगे तो ये प्लस आया तो +2 हुआ, तो टोटल कितना बचा आपका -6 वोल्ट। तो -6 वोल्ट, इसका मतलब क्या होगा, आप जो सेल बनाओगे इक्विवेलेंट सेल जो बनेगा वो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में चलना शुरू किए थे तो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, और इसका ईएमएफ बनेगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा 6 वोल्ट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगा 2.5 ओम। तो ऐसे करके
अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और किसी भी न्यूमेरिकल अगर आपके पास आएगा तो पहले देखो कि उसका एक इक्विवेलेंट सेल ड्रॉ करने की ट्राई करो। कॉम्बिनेशन जैसा ही जाएगा तो उसको देख के पता करो कि कौन किसके साथ पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर सेम पैरेलल में अगर सेम टर्मिनल कनेक्टेड है तो इधर प्लस लिखो, पैरेलल में अगर ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड है तो इधर माइनस लिखो। मान लो कि इसके साथ और भी एक सेल पैरेलल में है तो ये ऐसा कनेक्टेड है तो ठीक है, तो तब अब क्या करोगे, ये E1 है, ये E2 है, तब ये E3 है। बस क्या करोगे इसको E1 क्या है, माइनस है, क्योंकि आपको माइनस टर्मिनल देख रहे हैं तो E1 माइनस E1 बाई R1, ये प्लस है तो प्लस E2 बाई R2, ये माइनस है माइनस E3 बाई R3, और नीचे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बस इसको सॉल्व करो, आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल जाएगा। अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ माइनस में आया तो इक्विवेलेंट सेल जो बनेगा उसका दिस साइड नेगेटिव होगा, दिस साइड पॉजिटिव होगा। अगर ये माइनस में आएगा तो ये माइनस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर ज्यादा रहेगा तो इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है। तो चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करके इस क्लास को खत्म करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम एक सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, बस आपको फॉर्मूला को पुट करना है। अपना मन से अपना सोच से अगर करोगे तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए। तो मान लीजिए प्रॉब्लम ले रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं। तो एक प्रॉब्लम लिया जाए, मान लीजिए ए सीरीज बैटरी of 12 lead acid cells. A series battery of 12 lead acid cells, सीरीज बैटरी यानी कि 12 lead acid cells सीरीज में कनेक्टेड है। Each of EMF 2 वोल्ट, यानी कि प्रत्येक सेल का EMF 2 वोल्ट है, और एंड internal resistance 1 by 24 ohm, 1 by 24 ohm। each cell का internal resistance है 1 by 24 ohm, is to be charged, चार्ज करना है, is to be charged from 240 volt DC source। What charging current is 3 ampere। If the charging current is 3 ampere, what value of series resistance required। 12 सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, एंड प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 by 24 ओम। तो इसको चार्ज करना है कितना वोल्ट से, 240 वोल्ट डीसी सोर्स से। और यह भी
नजर रखना पड़ेगा कि चार्जिंग करंट 3 एम्पियर ही होना चाहिए। तो चलिए 12 सेल, तो 12 सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, तो सेल में ईएमएफ कितना होगा? 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा। तो मान लीजिए ये 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल्स टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट ईएमएफ, 12 वोल्ट ई इक्वल्स टू 12 वोल्ट। अभी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि सीरीज में है तो एक सेल का अगर 1/24 है तो 12 में कितना होगा? प्लस करो, इंटू भी कर सकते हो, इंटू 12, तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 0.5 ओम। अभी उन्होंने पूछा है कि इसको आपका एक बैटरी, डीसी सोर्स, बैटरी भी मान सकते हो और कोई सोर्स मान सकते हो, इस जिसका वोल्टेज है 240 वोल्ट, इसमें से चार्ज करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर चार्ज करोगे, उन्होंने ये भी बताया कि 3 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि करंट 3 एम्पियर ही होना चाहिए। तो इधर ये इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कितना ओम का रेजिस्टर लगेगा? आपको लगेगा, आप करके देखो, ये रेजिस्टेंस को हटाओ पहले, ठीक है। अभी चलो देखते हैं करंट कितना फ्लो होता है। करंट क्या होता है? I इक्वल्स टू E बाई R, एक्सटर्नल R प्लस इंटरनल R। अभी E कितना है? देखो ये 240 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा? जो कि बैटरी में अप्लाई होगा, क्योंकि इधर ज्यादा है पोटेंशियल। इस टर्मिनल का पोटेंशियल है 240 वोल्ट, इस टर्मिनल का कितना पोटेंशियल है? 12 वोल्ट। रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा? E इक्वल्स टू रिजल्टेंट, E रिजल्टेंट कितना होगा? 240 माइनस 12। और आपका एक्सटर्नल R कितना है? अभी तक अपने लगाया नहीं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, प्लस ये कितना है? 0.5 है। तो अभी देखो ये होता है, इसमें से अगर 240 से अगर ये मैंने गलत कर दिया, इधर 12 सेल था तो 24 वोल्ट होगा, ये 24 वोल्ट होगा, प्लस करोगे तो 24 वोल्ट होगा, ठीक है। चलो 24 वोल्ट होगा, तो ये 24 है, तो इसमें से 240 से 24 माइनस करोगे तो 260 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाय 0.5, यानी कि टोटल करंट कितना हो रहा है? 432 एम्पियर। तो आपको इधर से 3 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, 3 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको इधर रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस R का वैल्यू लाना पड़ेगा, आपको। तो देखो, तो R का वैल्यू कितना होगा? इधर R लिख दो, और करंट कितना फ्लो होना चाहिए? 3 एम्पियर। अभी देखो R का वैल्यू क्या निकलता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है 3R इंटू 0.5 इंटू 3, 1.5 इक्वल्स टू, इधर हो जाता है 216। अभी ये प्लस है, तो अभी इसको उधर लो, 3R इक्वल्स टू 216 माइनस 1.5, तो R इक्वल्स टू कितना हुआ? 214.5 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 71.5 ओम। तो अगर आप सीरीज में 71.5 ओम रेजिस्टर लगाओगे तो इसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। देखो ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में तो आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा था, ये भी हो सकता था कि आपका करंट कितना फ्लो, चार्जिंग करंट कितना फ्लो होगा, ये भी पूछ सकता था।
अगर चार्जिंग करंट कितना फ्लो हो रहा है ये अगर पूछा जाता तो इसका वैल्यू दिया जाता था। तो आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसको निकालना है, फॉर्मूला में बस पुट करना है और आपको सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग का जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, बस इतना ही। तो आई विश आपको समझ में आया होगा। तो ये उतना इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो आपका बुक्स में या कोई भी रेफरेंस है आपके पास जिसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है अबाउट सेल एंड बैटरी, तो उसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करते करते एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि सेल एंड बैटरी में से जितना क्वेश्चन प्ले करेगा आपके पास बहुत ही आसान लगेगा। तो इसको बस अब ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करते करते देखो कि बहुत ही आसानी है, ऐसे भी ये बहुत ही आसानी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।